ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिले ठीक 3 साल पहले के उस प्रचंड बहुमत की, जिसकी वजह से कहा गया कि 30 साल बाद किसी राजनीतिक दल को क्लियर मेजोरिटी मिली है। चलिए विष्णु कुलवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये एक वैसे तो चर्चा का विषय है और ये अधिकार लोकतंत्र में सभी लोगों को मिला है कि अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का जो धरातल जिस आधार पे टिका हुआ था, माफ करेगा, जो आधार बीजेपी का था और जिस पे एक बीजेपी खड़ी होना शुरू हुई थी, धारा 370, कॉमन सिविल कोड और राम मंदिर के निर्माण की बात, कुछ ऐसी चीजें थी, हिंदुत्व का मुद्दा था। लोकसभा चुनाव से पहले ये सब चर्चाओं में रहा भी, कई बार इसको लेकर के कहा भी जाता था। आज कांग्रेस ने कहा भी है कि सुषमा स्वराज जी उस वक्त कहा करती थी कि अगर मजबूत प्रधानमंत्री होता तो आज पाकिस्तान के एक की जगह 10 सिर काट के लेके आते। स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाया, बाकायदा डेट बताई उन्होंने कि स्मृति ईरानी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को चूड़ियां पेश कर देनी चाहिए, लगातार सीज फायर के उल्लंघन हो रहे हैं और जवानों के साथ में बर्बरता हो रही है। खैर चले, जो भी होगा, ये सत्ता में बाहर रहने में और आगे आने में जब बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों को आपको रूबरू होने का अवसर मिलता है, समझ भी उसी से डेवलप होती है। पहले किसने क्या कहा, हमारे यहाँ इस तरह का कोई राइडर या कोई कानून नहीं है कि आप चुनाव से पहले जो कुछ वादे कर रहे हैं चुनाव के बाद आपको पूरा भी करना होगा, ये सब चीजें है नहीं। कुछ भी कह सकते हैं, मैनिफेस्टो जारी करिए, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीजेपी से जो उम्मीद की जा रही थी, जो अपेक्षा की गई थी जनता की, उनको लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि खासकर उन मुद्दों को लेकर के क्या उसके आसपास उस पर वर्किंग या कुछ शुरू हो पा रहा काम? देखिए योगेंद्र जी, ये जिस दिन से 3 साल पूर्व से भी जब प्रधानमंत्री की दौड़ पे चल रहे थे, जब से मोदी जी का झूठ बोलो अभियान एक सर्वोपरि अभियान था उनका, और वो उस अभियान पे कंटिन्यू चलते गए। और जनता ने विश्वास किया कि जिस दिन से कांग्रेस के नेता जवाब नहीं दे रहे थे, उससे लोगों को जगा कि ये आदमी कुछ कर सकता है देश में। मगर आज हकीकत की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक नरेंद्र मोदी के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जो जनता के सामने जाके बात भी कर सके। क्यों? उनसे उनकी बात भी जनता सुनने क्यों आती है कि वो आपको पता है भीड़ इकट्ठी की जाती है। मगर आज इस देश की स्थिति कहां पहुंच गई है, आज इस कितने धर्म में इस देश को और बांटना चाहते हैं। ये आज कभी गाय की बात करते हो, कभी आप वो गधे की बात करते हो। ये देश के प्रधानमंत्री जी की भाषा होनी चाहिए क्या? देश के प्रधानमंत्री जी को तो सिर्फ देश के बारे में बात करनी चाहिए, चाहे विपक्षी कोई सी भाषा बोले। और विपक्ष ने कभी ऐसी कोई भाषा नहीं बोली जिससे प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा पे कोई आज आया हो। मगर प्रधानमंत्री जी ने जो भी चुनाव लड़ा, इतिहास है हिंदुस्तान का, उसको देख लीजिए। कभी उन्होंने विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने झूठे वादे के नाम पे चुनाव लड़ा। उन्होंने एक भी काम अगर उन्होंने गिनाया हो तो बता दे रहे। अगर आज नोटबंदी की बात करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं तो उन्होंने नोटबंदी नहीं की, उन्होंने नोट चेंजिंग की। योगेंद्र जी, मैं लगातार बोल रहा हूं इस बात को। ये जब खुलेगा नोट चेंजिंग का मैटर, उस दिन इतिहास बताएगा। कांग्रेस ने 70-60 साल के अंदर इतना बड़ा घोटाला नहीं किया जो इन्होंने 2.5 साल 3 साल में जो रिकॉर्ड बना दिया, वो रिकॉर्ड खुलेगा, समाने में खुलेगा। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, उत्तर प्रदेश सर्जिकल स्ट्राइक, ये उपलब्धि में मना। योगेंद्र जी, जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसमें देश की जनता और देश की समझ पार्टियां देश की एक आवाज के साथ देश के साथ थे। आज ये उसको अकेले कैसे कहते कि हमारा अकेले का प्रोग्राम था, तो फिर विपक्षों की मीटिंग क्यों बुलाई? देखिए, ये झूठ बोलने में मास्टर है, हम लोग झूठ बोलने में थोड़े कमजोर है। और यही लोग भी हो नहीं, हम कौन बोलते हैं? अगर बोलते तो हम भी सत्ता हासिल कर लेते। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक में पूरा देश, पूरा भारत का एक नागरिक सरकार के साथ था। आप बताइए विरोध में कौन था? चलो नाम बता दो उसका। केजरीवाल जी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी है कि नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनो मनीष जी, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ है? ये विषय सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का है। ये पूछा सवाल है कि सर्जिकल स्ट्राइक जब हो रहा था उस समय देश विपक्ष पूरा साथ था, नहीं तो बता दो। और जो लोग पूछ रहे हैं तो सरकार का जवाब है, पूछते उनको जवाब दे दो। उसमें तो नाराज क्यों होते हो? सरकार चलाते हो भाई, आप हमारे बाप हो, बेटे को तो राजी रखना पड़ेगा आपको, तो आप गुमराह मत कीजिए। तो 3 साल की उपलब्धि अगर यही रहेगी मोदी जी की
तो सन 2019 के होने वाले चुनाव में इनको इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हमने कितनी झूठ बोली है और कितनी गलतियां की है। जनता सजा से नहीं चूकेगी, जनता वक्त का इंतजार कर रही है। चले हम आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर 3 साल बेमिसाल के नाम से एक आयोजन करने जा रही है। उस आयोजन का एक्जैक्टली क्या नाम होगा ये शायद अभी डिस्क्लोज पार्टी कर सकती है, लेकिन 26 मई से और जून तक ये रेगुलर रखेंगे। जिला मुख्यालयों पर सभाएं होंगी, मंडल स्तर पे होगी, गांव-गांव मोदी की उस आवाज को पहुंचाया जाएगा। एक लहर मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी कि देश एक बार फिर चाहता है कि एक बार मोदी सरकार, अब की बार ये स्लोगन देकर के 2019 को एक वापस से स्थापित करने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की ओर से। और ये वजह भी यही है कि 3 साल को पूरी तरह से बुनाया जा सके। महेश जी, एक बार मैं आपके पास में बीच में आना चाहूंगा कि बीजेपी का जो आधार रहा, कॉमन सिविल कोड, धारा 370, राम मंदिर का इश्यू, ये वो इश्यू थे कि मुझे लगता है कि बीजेपी की मार्केटिंग के लिए बीजेपी के नरेंद्र मोदी से भी पहले लालकृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, एक आइडियोलॉजी के रूप में इसी को माना जाता था कि हिंदुत्व का आधार होगा और धारा 370 होगी, क्योंकि कहा जाता था कि मुखर्जी जो इनके आइडल थे, उनको वहां पे अपनी जीवन भी त्यागा उन्होंने, उन्हीं को वहीं पे मार भी दिया गया था। तो बलिदान बताते हैं आज भी बीजेपी के लोग, लेकिन अब जिक्र होना इसका बंद हो गया है। क्या कुछ माना जा सकता है कि क्योंकि पहले तो ये कहा जाता था कि अटल जी को कभी क्लियर मेजोरिटी मिलेगी तो इस पर विचार होगा, अब तो सब कुछ पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। क्या संभावना बन सकती है कि जिस एजेंडे को लेकर के बीजेपी का गठन हुआ था उसके आसपास मोदी पहुंच पाएंगे? देखिए, जहां तक है कि आप इसे दो चीजें इस रूप में देखें कि जो विकास के आधार को लेकर के जब ये चुनावी समर में उतरे, वो विकास तो अभी आप ये देखें तो विकास तो कितना खरा उतरा है, लेकिन विकास के साथ साथ ही जो मुद्दे जो उछल रहे हैं समाज में, देश में जो उछल रहे हैं, कभी ये समान आचार संहिता की, इस पर कोई बात नहीं, सब दोहराए, लेकिन इससे आप ये देखो 3 तलाक या वगैरह जो भी मामले हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण को भी एक नजरिए से देखा जा सकता है कि आखिर किस मुद्दे पे हम क्या होता है ना, मतदाताओं का विभाजन कर रहे हैं और फिर जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज जिस तरह का जो पूरे विश्व में जो वातावरण बन रहा है, आईएएस को लेकर के जिस तरह से आईएएस को लेकर के जिस तरह का वातावरण बना, तो वो एक ध्रुवीकरण, एक ये भी एक सफलता का रहा है और बहुत बड़ा पक्ष रहा है। और यही जो चीज है कश्मीर वाले मामले में भी ये बार बार में इसी चीज की झलक मिलती है, और चाहे वो फिर वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे और कोई अन्य बात। तो एक असंबंध, वो जो एक जो वोटों का ध्रुवीकरण, अगर इसके आधार पर अगर चलेंगे तो ये बाद में आज नहीं हो सकता है कि उसका आपको तात्कालिक प्रभाव तो मिल जाएगा, वर्तमान में उसका थोड़ा प्रभाव, लेकिन दूरगामी उसके रिजल्ट बहुत ही विपरीत भी आ सकते हैं। तो सरकार को ये जो सबका साथ और सबका विकास, तो विकास किसका हो रहा है ये भी देखने की आवश्यकता है। वह विकास किसका हो रहा है, कुछ घरानों का हो रहा है। इसकी तुलना में विकास में भी किसान कहां खड़ा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, एक चीज। दूसरा यह है कि किसान की तकलीफें कितनी दूर हुई है, नहीं हुई है अभी। और दूसरा है कि बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या क्या है, तो ये बेरोजगारी में आज भी क्या होता है, कितना एम्प्लॉयमेंट मिला है। लेकिन मेरे से एक सवाल है यहाँ पे, सरकारों के लगातार इस बात के दावे हैं, चाहे जहां पे बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये कहा जाता है कि रोजगार के अवसर जिस तरह से मिले हैं पहले कभी नहीं मिले, और यूथ कहता है कि अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, ये वाली जो चीज आ रही है कि आपने कौशल विकास का तो एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हाँ, मैंने अगर मान लीजिए मैं बेरोजगार हूं, मैंने कौशल तो सीख लिया है, उसके लिए मेरे पास पूंजी कहां से है? पूंजी के लिए आपने बैंक से ऋण दिलाने की कोशिश की, तो मेरे को भी उसमें भी कई प्रतिबंधों में बांध दिया है, तो मेरे साहस से नहीं कर पाऊंगा जब तक कि आपके सामने क्या कहता है, ये लक्ष्य होना चाहिए कि एक उसकी पूंजी और सही मौके पे, मान लीजिए कोई विफल भी हो गया,
तो उस विफलता के लिए उसको इतना धैर्य भी तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसमें यह है कि विफलता की बाद में तो सीधे उसके ऊपर जो है आपका इंस्पेक्टर राज कहें या मतलब पूरी की पूरी तरह से आपका जो वसूली के इस तरह से की जाती है जैसे वो आदमी चोर हो। और जबकि अब माल्या जैसे या और दूसरे जो हैं जो हजारों करोड़ों लाखों के मतलब क्या कहते हैं लेकर भाग जाते हैं, उनको सहजता से बैंक ऋण दे देती है। लेकिन एक आम बेरोजगार युवक को खड़ा करने में बैंकें भी इतनी उदारता बरतती नहीं है, उसको इतने कानूनों का सामना। तो आपको लगता है कि मोदी जो वादे करके ये एक जन सैलाब, एक भावनाओं का, एक उम्मीद और आस्था का उमड़ा था जो इन्हें 282 सीट के रूप में दी और 336 सीट एनडीए को दी, वो केवल एक मेजोरिटी नहीं है, वो लोगों की उम्मीदों का सैलाब भी है। और अब ये लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी को 3 साल के जो जश्न मनाने की तैयारी की जा रही है उस पर एक समीक्षा बैठक भी की जानी चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है? क्या लगता है आपको कि होना चाहिए एक बार? बिल्कुल होनी चाहिए। आप जब बीजेपी जब सत्ता में आई है इस मेजोरिटी के साथ, ये मान के यूपीए की विफलता की वजह से इसको मतलब केंद्र में आने का इशारा मिला। अब आप ये आता है कि ये जो इनको सफलता मिली है उस पर आप कैसे खरे उतरे जी। खरे उतरने के लिए जो आपने वादे किए उनको पूरा करना बहुत जरूरी होगा। ये सिर्फ क्या कहते हैं जुमलेबाजी न रहे, बल्कि आपको वो यथार्थ में होता हुआ नजर आए। बिल्कुल। राष्ट्रीय भावना एक अलग बात है, राष्ट्रीय भावना से आपने सर्जिकल स्ट्राइक से हो सकता है कि उसका भी प्रभाव बहुत रहा हो। नोटबंदी में आपने कहा था कि सब पत्थरबाजी बंद हो जाएगी और ये से इसके बाद में भी अब देखिए क्या हालत होगी। बिल्कुल, क्योंकि 3 बातें कही थी उस समय। कहा गया था कि करप्शन रुकेगा, काला धन रुकेगा और नक्सलाइट और जो टेररिस्ट हैं उनके पास में जो पैसा जा रहा है वो बंद होगा, फेक करेंसी बंद होगी। लेकिन अभी आए दिन जो पैसे आ रहे हैं और जिस तरह से पत्थरबाजों के पास में अगर पैसे के बल पे ही पत्थरबाजी हो रही थी तो उस पर लगाम नहीं लग पाया। और दूसरा एक यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये भी है महेश जी की उस वक्त 2 स्लोगन दिए गए थे, एक अच्छे दिन आएंगे और एक सबका साथ सबका विकास। 2 चीजों को लेकर अच्छे दिन की बात है। अब जैसे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे जुमला तो बहुत बढ़िया है, लेकिन किन लोगों के लिए अच्छे दिन है ये परखने की, इन पार्टी के भीतर चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है कि हमने किन के लिए अच्छे दिन है, कौन कौन उसका लाभ उठा रहा है। एक संपन्न वर्ग ही लाभ उठाता जा रहा है या मतलब आम आदमी भी उठा पा रहा है। आपने ये ठीक है आज नोटबंदी के बारे में आपने ये कह दिया साहब अमीर के लिए भी उतना होगा और इतना भी होगा, लेकिन आपके मालूम है कि अमीरों ने कितने मजदूर ला करके लाइन में लगा दिए थे। आदमी किसी भी आपने किसी अंबानी को किसी मतलब बैंक के बाहर खड़े हुए देखा आपने? नहीं देखा। एक आपने किसी बड़े आदमी को या संपन्न आदमी को खड़े हुए देखा क्या? नहीं। वो आदमी जो या तो मजदूर वर्ग रहा है या मतलब कहते हैं कर्मचारी वर्ग रहा है या एक आम जो एक मध्यम वर्ग परिवार तक का व्यक्ति रहा है, उसको एक ये संतुष्टि ये रही कि हाँ यार ये मतलब जो जितना प्रचार हो रहा है यहाँ आज हम मेरे में और क्या कहते हैं अंबानी में कोई अंतर नहीं रहा। चलिए मैं एक बार वापस आऊंगा आपके पास में। सुशील शर्मा जी आपसे मुखातिब हूंगा मैं कि 3 साल की अगर इस स्थिति को देखें, ये बात सही है कि संख्या बल के आधार पे आप पार्लियामेंट में बहुत कमजोर हैं। लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं चुना जा सका। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस से लीडर ऑफ अपोजिशन बनवाने में भी सफल नहीं हो पाई। 3 साल के अगर कार्यकाल को हम यूं देखें तो चुनाव परिणामों के साथ में जोड़े, जैसे मनीष जी ने कहा आपके वक्तव्य के बाद में कि आप पे रिफ्लेक्शन देखे जनता का कि जनता संतुष्ट है तभी तो हमें जिता रही है। और ये बात केवल मनीष जी की नहीं है, बीजेपी का एक बड़ा बयान है कि जनता साथ में है तभी तो उन्हें जिताया जा रहा है। चाहे किसी आप पीयूष गोयल से बात करें, चाहे अमित शाह से बात करें, किसी से बात कर लीजिए, एक ही जवाब आता है कि आपको पिछले महीने ये एहसास हो जाना चाहिए थे। पिछले दिनों जब ये चुनाव परिणाम आए थे होली के ठीक पहले, तो ये जवाब था इस बात का कि क्या वास्तव में जनता का विश्वास है मोदी में भी? देखिए इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता कोई। मोदी जी को पूरे देश से, इनकी पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि पिछले 3 साल में आपने कुछ नहीं किया। आज वो बेरोजगार लाइन में खड़ा है और आपने नोटबंदी लगा करके जो कारखाने मजदूर जो काम करते थे उनकी आपने छटनियां कर दी। आज 50 लाख से ज्यादा लोग घरों में बैठ गए। आपने बैंकों में तरह तरह के टैक्स लगा दिए, आप तरह तरह की बातें, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करीब करीब आम आदमी के पीछे लगा दिया आपने, जो बेचारा इनकम टैक्स पे